अभी अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से है, जो BHMS 4th के स्टूडेंट के लिए है। और आज का चैप्टर बोन चैप्टर से है। ऑस्टियोलॉजी से है और उसका जो आज टॉपिक्स है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। टुडे वी आर गोइंग टू टीच और लर्न द सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन for the student of BHMS 4th, and today's chapter is related to osteology, means related to bones disease, and the today's topic is osteoporosis। और आज का जो टॉपिक है osteoporosis है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट विथ होमियो ड्रग्स क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। सर्वप्रथम ऑस्टियोपोरोसिस के मीनिंग को जानने का हम लोग प्रयास करें। एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ बोन। एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ बोन। रिफ्रैक्शन का मीनिंग होता है घना जो होता है, घना उसमें कमी आना। इसका जो डिफिनीशन है, दिस इज ए कंडीशन ऑफ एट्रोफी। यह एक प्रकार का एट्रोफी है हड्डी का, करेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ बोन मास। जो इसका जो एक करेक्टरिस्टिक है उसमें रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ बोन मास, बोन का जो मास है, मात्रा है, उसमें कमी होना टू नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ बोन। जो बोन का नॉर्मल वॉल्यूम है उससे कम होना। लेटेस्ट आज के युग में एक बहुत छोटा सा मशीन आया है जिसको बोलते हैं BMD टेस्ट मशीन, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट मशीन। वो पाँव डाला उस मशीन में और वो डिजिटल है, उठा कि कितना बोन का डेंसिटी है। दूसरे शब्दों में इट इज द कॉमनेस्ट मेटाबॉलिक डिजीज ऑफ द बोन। ये मेटाबॉलिक से रिलेटेड एक कॉमनेस्ट डिजीज है एंड इज फाउंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एल्डरली वुमेन। और ये अधिकतर ज़्यादा उम्र की औरतों में पाया जाता है। व्हेन इट इज नोन एज पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। इसे जाना जाता है कि पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस है। पोस्ट मेनोपॉजल हम अच्छी तरह समझ रहे हैं। रजनोवृत्ति काल के बाद जब ओल्ड लेडी आफ्टर द एज ऑफ 45 और 50 years of age, when she went in menopause, तो just after menopause, like the osteoporosis develop in like that old ladies. It may occur in elderly men. ये बूढ़ा आदमी में भी देखा गया है, जिसे सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सेनाइल का मीनिंग होता है उम्र से जो वास्ता रखता हो, अत्यधिक उम्र से जो वास्ता रखता हो। एंड रेयरली इन यंगर पीपुल, और रेयर में कभी कभी वयस्क लोगों में भी पाया जाता है।
तो अभी हम लोग व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस है क्या? एबनॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ बोन के बारे में हम लोगों ने उसकी डिफिनीशन को जाना। सेकंड है पॉइंट उसका कॉजेज, कॉज क्या है? पहला इंडोक्राइनल कॉज है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है जिसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, उससे मतलब है जैसे हाइपोगोनाडिज्म, काशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये इंडोक्राइनल कॉज है जो अंतःस्रावी जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उससे रिलेटेड है। दूसरा न्यूट्रिशनल, पोषक तत्व के कमी की वजह से स्कर्वी अक्सर विटामिन सी के डिफिशियंसी से होता है। कैल्शियम और प्रोटीन डिफिशियंसी ETC, कैल्शियम और प्रोटीन के कमी होने की वजह से ये न्यूट्रिशनल पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है लॉस ऑफ ग्रेविटी, व्हेन इन स्पेस, जो स्पेस है ना उसके ग्रेविटी में डिफरेंस होना, लॉस होना। चौथा कारण है इनहेरिटेड। पांचवा कारण है आइडियोपैथिक, जुवेनिलिटी है ना, जुवेनिलिटी माने बच्चों में प्रेगनेंसी और सेनाइलिटी, प्रसव से रिलेटेड। छठा कारण है इमोबाइलाइजेशन ऑफ लिम्ब। सातवां कारण है मिसलेनियस में आता है क्या क्या सातवां कारण में? रेमेटाइड अर्थराइटिस है ना, रेमेटाइड अर्थराइटिस में, क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, क्रोनिक अल्कोहलिज्म हम लोग समझ रहे हैं जो बहुत पुराना शराब पीने का इतिहास हो, डायबिटीज हो का इतिहास हो, क्रोनिक हेपाटिक इनसफिशियंसी हो, यहाँ पर लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हेपारिन ETC, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हेपारिन जो ब्लड को पतला करके रखता है। नाम पूछ लो आराम है ना। अब इसके पैथोलॉजी में हम लोग जानने का काम करेंगे। द हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस आर इन कीपिंग विथ आल्ब्राइट्स ओरिजिनल कंसेप्शन ऑफ प्राइमरी ओस्टियोब्लास्टिक हाइपोप्लासिया। जब उसके पैथोलॉजी पर हम गौर करेंगे तो ये देखने को मिलेगा द बोन इज डिफिशियंट इन क्वांटिटी बट देयर इज नो एबनॉर्मलिटी ऑफ इट्स क्वालिटी और आर्किटेक्चर। बोन में जो मात्रा क्वांटिटी होना चाहिए वो रहेगा बट देयर इज नो एबनॉर्मलिटी ऑफ क्वालिटी और आर्किटेक्चर। लेकिन इसके क्वालिटी में और इसके आर्किटेक्चर में यानी बनावट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन कंट्रास्ट टू ओस्टियोमलेशिया वेयर देयर आर एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओस्टियोइड टिश्यूज। तो अभी हम लोगों ने पैथोलॉजी को जाना। अगला है क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा इसमें। जब रोगी हमारे क्लिनिक में आता है तो उसका हम लोग क्लिनिकल फीचर पर स्टडी करते हैं, क्लिनिकल फीचर पर गौर करते हैं। तो सिम्टम एंड साइन, सिम्टम साइन क्या मिलेगा? द परसेंटेज इज रियल इन अर्ली वुमेन हु इज अदरवाइज हेल्दी। वो रोगिणी निश्चित रूप से ज़्यादा उम्र की होगी और ऐसे वो देखने में स्वस्थ नजर आएगी। इन अर्ली स्टेज एसिम्प्टोमेटिक, शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होगा। तीसरा कारण है ओस्टियोपोरोटिक बोन्स आर ब्रिटल एंड सो गेट फ्रैक्चर्ड इजीली, है ना। ओस्टियोपोरोटिक बोन जो है ना बड़ी आसानी से टूट जाता है, टूट जाता है चूँकि उसका बोन का जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो रिड्यूस कर गया। चौथा कारण है देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द ट्रंक ड्यू टू सीरीज ऑफ फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट वर्टेब्रल बॉडीज। वो जो बार बार जो फ्रैक्चर होता है इसके चलते जो उसका लंबाई है उसमें वो शॉर्ट पड़ जाएगा
कमी आ जाएगा, है ना, फ्रैक्चर ऑफ डिफरेंट वर्टेब्रल बॉडी। पांचवा कारण है सीवियर पेन देन सेट्स, खूब दर्द होगा, विच डिमिनिश विद इन 4 to 8 वीक्स, जो डिमिनिश होता है 4 से 8 सप्ताह के अंदर। छठा कारण है कॉन्स्टेंट पेन इन द बैक इज ए लेट सिम्टम, कमर में दर्द होना काफ़ी लेट सिम्टम है ड्यू टू फॉरवर्ड कर्वेचर होने के वजह से। सातवां कारण है बिसाइड द वर्टेब्रा द पेल्विस द रिब्स एंड द लॉन्ग बोन्स आर आल्सो इफेक्टेड। इसमें वर्टेब्रा, पेल्विस, रिब और जो लंबी लंबी हड्डी है, बोन्स है, वो प्रभावित होता है। आठवां कारण है लेटर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसवर्स स्किन क्रीज अक्रॉस द अपर एब्डोमेन व्हिच मे बी केराटिनाइज्ड। तो ये क्लिनिकल फीचर में हमको इसका सिम्टम और साइन देखने को मिला। अब हम लोग गौर करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन पर, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो द रेडियोलॉजिकल चेंजेस आर मोर मार्क इन द बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटल देन इन लिम्ब्स। एक्सियल स्केलेटल में लिम्ब्स की अपेक्षा रेडियोलॉजिकल चेंजिंग दिखाई देगा। दे कंसिस्ट ऑफ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जिसमें जो बोन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, उसमें कमी नजर आएगा। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ साइज ऑफ ट्यूबरक्यूलिन, थीनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स, जो लाइनिंग है थीनिंग का, उसमें कमी दिखाई देगा। दूसरा है कैल्शियम, फास्फोरस एंड अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड आर नॉर्मल इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑस्टियोमलेसिया। ओके, अब जब हमको ऑस्टियोपोरोसिस का रोगी आया है, ऑस्टियोपोरोसिस का हम पेशेंट देख रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ना। तो नो ट्रीटमेंट इट बीन प्रूव टू बी क्लियरली इफेक्टिव। अभी तक सही इसका इलाज ज्ञात नहीं हुआ है। हाउएवर द पेशेंट शुड नो दैट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज मार्क्ड बाय स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट एंड दैट सुटेबल एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। इसके बावजूद पेशेंट के बारे में हमको जो उसका नेचुरल इतिहास है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा और उसको देख के उसका स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट करना होगा एंड दैट सुटेबल एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल। और जो सुटेबल व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो इसमें लाभप्रद है। दूसरा है साइक्लिकल ओस्टेरोजोन थेरापी में भी गिवन फॉर अदरवाइज हेल्दी पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन। जो पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन है, उसमें हमको ओस्टेरोजोन थेरापी देना पड़ेगा, क्योंकि मेनोपॉज में जब रोगिणी चली गई है और मेनोपॉज के बाद जो पोस्ट मेनोपॉज में गई, तो जो फीमेल का हार्मोन है ओस्ट्रोजेन, उसका सिक्रेशन नहीं हो रहा है। तो पता ये चल रहा है कि ओस्ट्रोजेन हार्मोन्स भी फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ बोन इज वेरी इसेंशियल। ओके, द यूज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स फॉर सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस इज एक्सट्रीमली डिलीशियस, है ना। मेल में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो देना जरूरी होगा। ऑन जनरल प्रिंसिपल at least an adequate intake of vitamin D and calcium should be ensured। और जो फिर एक और भी सिद्धांत है जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम उसको देना, इंश्योर करना अति आवश्यक होता है, जो बोन के न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करे। काउज मिल्क द बेस्ट सोर्स ऑफ लेटर हाफ ए लीटर प्रोवाइडिंग अबाउट 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 600 mg ऑफ कैल्शियम। गाय का जो दूध है वो बेस्ट सोर्स है बाद के लिए। हाफ लीटर दूध में 20 ग्राम प्रोटीन और 600 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। सो फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द ओस्टियोपोरोसिस द काउज मिल्क इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल। नाउ अभी हम लोगों ने मैनेजमेंट को के बारे में पढ़ा। नाउ
होम्योपैथिक रिमेडीज एंड बायोकेमिक रिमेडीज। एक होम्योपैथिक के विद्यार्थी होने के नाते हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जो तरीका है, जो मोड है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। और होम्योपैथिक दवा जो हम देंगे वो दवा मोस्टली क्या होगा? पहली दवा कैलकेरिया फॉस। पहली दवा कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस में क्या है? बोन ब्राइटल, नन यूनियन ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन। हड्डी टूट गया है बट वो यूनाइट नहीं हो रहा है, वो जुड़ नहीं हो रहा है। कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइन का कर्वेचर कंडीशन में चला जाना। सोलिंग ऑफ कॉन्डाइल्स एंड आर्म्स, आर्म्स में सोलिंग, कॉन्डाइल्स में सोलिंग। स्पाइना बिफाइडा एक डिजीज होता है, स्पाइना बिफाइडा, बड़ी टेढ़ा मेढ़ा डिजीज होता है, बड़ी डेंजरस डिजीज होता है ना। डायरिया, इमेसिएशन, रेकाइटिस, टेंडेंसी ऑफ द बोन टू बेंड एंड कर्व, मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, बोन का टेंडेंसी होता है, वहाँ कैलकेरिया फॉस का सिम्टम होगा। दूसरी दवा है कालीफोस। कालीफोस में क्या सिम्टम होगा? एट्रोफी ऑफ बोन्स विथ फोल्ड डायरिया। बोन का होगा प्रॉब्लम, एट्रोफी होगा और बड़ी दुर्गंधित डायरिया होगा, इंडिकेशन ऑफ कालीफोस। अगली दवा है नेट्रम सल्फ। तीसरी दवा इसमें क्या है? साइकोसिस, पेन इन बोन्स, क्रैकिंग ऑफ बोन्स, नीज स्टीफ, बोन्स एंड ब्रिटिल, है ना। इसके बाद है साइलिसिया। साइलिसिया में कर्वेचर ऑफ स्पाइन एंड ऑफ बोन्स, स्पाइन का कर्वेचर होना, बोन्स का कर्वेचर होना। फाइब्रस पार्ट्स ऑफ ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स है उसमें फाइब्रोसिस डेवलप कर जाना। स्पेशली ऑफ नी, इन्फ्लेम्ड आफ्टर ए फॉल, पेरियोस्टाइटिस, इरिसिपेशंस ऑफ स्कार्फ आफ्टर इंजुरी ऑफ टू बोन। बोन में इंजुरी होने के बाद स्कार्फ में इरिसिपेलस नाम का जो डिजीज होता है उसका डेवलप करना। ये 4-5 दवा जो अभी हम लोगों ने अभी चर्चा किया वो मोस्टली इफेक्टिव है, बट ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू कलेक्शन ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, ईच रेमेडी विल बी गिवन टू ए पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ द सिम्टम। कलेक्ट करके जो मैं एक दवा दूंगा, एक मात्रा में दूंगा, कम मात्रा में दूंगा, वही दवा कारगर होगा। इस सिद्धांत को हमें याद रखना है। थैंक्स।